नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, इसे लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कहीं जातीय समीकरणों के हिसाब से इसकी समीक्षा की जा रही है, कहीं अगले साल आने वाले विधानसभा चुनावों के एंगल को देखते हुए इसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन इस हिसाब से समीक्षा नहीं की जा रही है कि विधानसभा चुनावों के समय पर ही इस तरह के बदलाव होते हैं। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सारे समीकरण साधे जाते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ नाम पीछे छूट जाते हैं जिनकी अक्सर चर्चा चलती रहती है। देखिए, इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कुछ नाम ऐसे चर्चाओं में थे जिनके बारे में हमने भी जिक्र किया था कि उन्हें केंद्र में कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, और ये कुछ बड़े बड़े नाम थे और इन नामों को माना जा रहा था कि इनकी एंट्री बिल्कुल तय है। लेकिन हुआ अनएक्सपेक्टेड और इनमें से किसी को स्थान नहीं मिल सका। मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम यहाँ पर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में जिनके बारे में चर्चा थी कि ये श्योर एंड श्योर मंत्री बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समीकरण ऐसे बने, कुछ हालात ऐसे बने कि अंतिम समय में फैसला हुआ कि इन्हें मंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि इनके बनाने से कुछ बीजेपी को भी हाल फिलहाल फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। वन बाय वन समीक्षा करेंगे। जैसे कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं, हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम हुआ है। अंबाला सुरक्षित सीट के जो सांसद हैं रतन लाल कटारिया, वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री थे, 2 साल तक उन्हें मौका दिया गया और माना जा रहा है कि उनके कामकाज को लेकर मोदी सरकार संतुष्ट नहीं थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ड्रॉप करने का फैसला किया। वैसे 3 जो हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन है हरियाणा का। फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर और गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत, इन दोनों को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। लेकिन रतनलाल कटारिया को जब ड्रॉप किया गया तो चर्चा ये चली कि शायद सिरसा सुरक्षित सीट से जो सांसद हैं और आयकर अधिकारी रही हैं, पूर्व IRS अफसर रही हैं सुनीता दुग्गल, शायद उन्हें शामिल किया जा रहा है कि दलित कोटे से शायद उनकी एंट्री हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पास में ही लगते हुए दिल्ली से एक और महिला सांसद मीनाक्षी लेखी की एंट्री कराई गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। तो सुनीता दुग्गल की उम्मीदें वहाँ पर धराशायी हो गई। इसके अलावा जो एक और जो वीरेंद्र सिंह जो दिग्गज नेता रहे हैं, पुराने पहले कांग्रेसी भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह जो सांसद हैं, उनके बारे में भी चर्चा थी। पिछले दिनों वीरेंद्र सिंह ने मनोहर लाल खट्टर को अपने यहाँ डिनर पर भी बुलाया था और उम्मीद की जा रही थी कि शायद अपने बेटे के लिए वो बेट कर रहे हैं कि भाई आप खट्टर साहब, आपकी मोदी से करीबी है, आप हमारे बेटे की सिफारिश कर दें और उन्हें मंत्री बनवा दें। लेकिन नहीं चली। पिछले दिनों तो ये चर्चा भी आई थी कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर ब्रिजेंद्र सिंह सांसद हैं, सांसदी से इस्तीफा दे सकते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह का नाम चला था उस समय जब राकेश टिकैत ने ये कह दिया था कि एक भाजपा सांसद इस्तीफा देने वाला है, तो ब्रिजेंद्र सिंह का नाम चलने लगा था। तो ब्रिजेंद्र सिंह IAS अफसर रहे हैं, लेकिन उनका नाम अंतिम समय पर नहीं चल पाया, क्योंकि हरियाणा इस समय बीजेपी की प्रायोरिटी नहीं है। हरियाणा का चुनाव अभी कई साल दूर है। अभी बीजेपी को देखना है अगले साल आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं, नज़दीक में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ के समीकरणों को साधना है और इसमें उत्तर प्रदेश उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी था। देखिए, उत्तर प्रदेश से वरुण गांधी का नाम पूरे ज़ोर शोर से चल रहा था। वरुण गांधी का नाम इसलिए ज़ोर शोर से चल रहा था कि उनकी माँ मेनका गांधी 2014 में मंत्री थी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में, लेकिन 2019 में उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो उस समय ये उम्मीद थी कि वरुण गांधी को उनकी जगह लिया जाएगा अगले मंत्रिमंडल विस्तार में, और लगातार ये उम्मीद बनी ही रही। लेकिन वरुण गांधी को स्थान नहीं दिया जा सका। वरुण गांधी 3 बार के सांसद हैं। इस बार वो पीलीभीत से सांसद हैं, जहां से उनकी मां कभी सांसद हुआ करती थी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अब गांधी नेहरू परिवार से आए हुए मेनका और वरुण गांधी की जो एक उनके साथ एक सिंपैथी चलती रही है, उसे आगे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते और उन्हें एक आम बीजेपी सांसद की तरह ही ट्रीट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से शायद वरुण गांधी को नहीं लिया गया। इसके अलावा वरुण गांधी को लेने से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने हैं, उनमें कोई जातीय समीकरण भी सेट नहीं हो रहा था कि वरुण गांधी को अगर सांसद बना दिया मंत्री बना दिया जाए तो फला बिरादरी खुश हो जाएगी, फला बिरादरी खुश हो जाएगी।
जबकि ईस्ट यूपी में कई ऐसी बिरादरियां हैं जिन्हें साधने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। कुर्मियों पर हमेशा फोकस रहता है, यादव बैकवर्ड क्लासेस है जो, इसके अलावा जो निषाद बिरादरी है उन पर हमेशा फोकस रहता है, लेकिन उनका नंबर आया नहीं, वरुण गांधी का भी नंबर नहीं आया। और इसमें निषाद पार्टी के जो एक मामला चल रहा है उसको मैं खासतौर से इंगित करना चाहूँगा कि संत कबीर नगर के सांसद हैं परवीन निषाद, और उनके पिता संजय निषाद जो है निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और कई संगठन चलाते हैं। वो दलितों शोषितों के लिए इस तरह की उनकी मुहिम चलती रहती है और ईस्ट यूपी में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। कहा जाता है कि निषाद बिरादरी जिसे मल्लाह कहते हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 100 विधानसभा सीटों पर, 100-150 विधानसभा सीटों पर ठीक ठाक है ईस्ट यूपी में। यही वजह थी कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ बन गए चीफ मिनिस्टर, उन्हें गोरखपुर से सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा और वहाँ पर 2018 में उपचुनाव हुआ। तो संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से टिकट दिया और गोरखपुर का उपचुनाव परवीन निषाद जीतने में सफल रहे थे। और इसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन सब ने बैटिंग की और ईस्ट यूपी में फ़ायदा उठाने के लिए निषाद वोटों का परवीन निषाद को अपनी तरफ मिला लिया और कह दिया संजय निषाद से कि भाई हम आपके बेटे को 2019 में संत कबीर नगर से, जो कि पास की ही सीट है गोरखपुर के, वहाँ से हम एमपी का टिकट दे देंगे और आप आसानी से वहाँ से जीत हासिल कर लोगे। परवीन निषाद और संजय निषाद को और क्या चाहिए था। परवीन निषाद आसानी से जीतने में सफल रहे वहाँ से, संत कबीर नगर से, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया, जबकि उनकी जोर शोर से चर्चा थी। इस बात पर संजय निषाद का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने नाराज़गी भी जताई। उन्होंने कहा कि अनुप्रिया पटेल को स्थान दिया गया है, जबकि अनुप्रिया पटेल का जो कुर्मी बिरादरी से आती हैं इतना प्रभाव नहीं है यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि निषाद पार्टी का इतना प्रभाव है, तो हमें इसमें स्थान मिलना चाहिए था और बीजेपी को इसका विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय निषाद को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, परवीन निषाद के पिता को, और उन्हें शायद एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार की भी खबरें जोर शोर से चलने लगी हैं। तो हो सकता है कि उन्हें उसमें एडजस्ट किया जाना हो, इसलिए उनके बेटे परवीन निषाद को इसमें शामिल नहीं किया गया। एक और नाम जो बड़े जोर शोर से चल रहा था वो था सुशील मोदी का। बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं और इस बार जब बिहार में पिछले साल जब सरकार बनी एनडीए की और नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बने, तो उस समय उन्होंने जातीय समीकरण साधते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाए और एक महिला और एक दलित। तो उन्होंने ये समीकरण बैठाया कि भाई पिछड़े को, आदिवासियों को, इन वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए हमें ये डिप्टी सीएम बनाने पड़ रहे हैं, और सुशील मोदी को बुला लिया गया केंद्र की राजनीति में, उन्हें राज्यसभा का सांसद बना गया। तो सुशील मोदी की चर्चा थी जोर शोर से, लेकिन वहाँ से जेडीयू को एडजस्ट करना था और अंतिम समय में लोक जनशक्ति पार्टी, जो अब चिराग पासवान के हाथ से छिटक चुकी है, उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि सुशील मोदी का पत्ता कट गया, वरना इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि सुशील मोदी को ना लिए जाने के पीछे कोई बड़ी वजह रही हो। महाराष्ट्र से भी एक नाम चल रहा था बड़े जोर शोर से, और वो नाम था डॉक्टर प्रीतम मुंडे। प्रीतम मुंडे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की छोटी बेटी हैं, 38 ईयर्स की हैं। उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे 42 ईयर्स की हैं। पंकजा मुंडे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री थी महाराष्ट्र में, और अभी भी एमएलए हैं और युवा मोर्चे की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो पार्टी में अच्छे खासे पदों पर रही हैं, और पंकजा मुंडे को बीजेपी का अभी राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया है। तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद डॉक्टर प्रीतम मुंडे को, ये दांतों की डॉक्टर हैं, जो बीड़ लोकसभा सीट है, गोपीनाथ मुंडे साहब जहाँ को रिप्रेजेंट किया करते थे, उन्हीं के स्थान पर ये वहाँ से सांसद बनी थी। मैं आपको बताऊं कि उस समय सांसद बनी थी 2014 में। गोपीनाथ मुंडे मोदी सरकार में मंत्री बने थे, लेकिन कुछ उनके एक आध महीने बाद ही उनकी दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई थी, और उनके स्थान पर जब उपचुनाव हुआ था तो उनकी बेटी प्रीतम मुंडे सहानुभूति लहर में रिकॉर्ड मतों से जीती थी।
प्रीतम मुंडे को 2014 में हुए उपचुनाव में 6,94,321 वोट मिले थे, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है आज तक की, और ये एक रिकॉर्ड है। और इसके अलावा 2019 में फिर वो बीड़ से जीती और 1,68,000 वोटों से जीती। प्रमोद महाजन जो बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, उनकी रिश्तेदार भी हैं, मेरे ख्याल में भांजी लगती हैं उनकी। तो इस हिसाब से ये माना जा रहा था कि शायद प्रीतम मुंडे को स्थान मिलेगा, और प्रीतम मुंडे को स्थान नहीं मिला तो ये भी चर्चाएं थी कि वो नाराज़ हैं, पंकजा मुंडे नाराज़ हैं। हालांकि मैंने देवेंद्र फडणवीस का एक बयान पढ़ा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नाराज़गी वाली बात कोई नहीं है, ये केंद्रीय स्तर पर लिया गया फैसला है, और पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे में बिल्कुल भी नाराज़गी नहीं है। इस तरह से कहकर आप मुंडे जो सिस्टर्स हैं उन्हें इस तरह से बदनाम ना करें। हालांकि इस मामले में मेरा ये आकलन है, चूँकि नारायण राणे को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है महाराष्ट्र के कोटे से, और वहाँ पर शिवसेना और एनसीपी से आए हुए जो 1-2 लोग हैं उन्हें एडजस्ट किया गया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि प्रीतम मुंडे का स्थान इसमें नहीं बन पाया। और सबसे खास बात यह है कि महत्व दिया गया है सबको। आपको बताऊं कि कपिल पाटिल जो एनसीपी से आए हैं महाराष्ट्र कोटे से, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है, और नारायण राणे जो पहले शिवसेना में हुआ करते थे उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ऐसा किया गया है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बने हैं, और उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री जितने भी बने हैं सब जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और मुझे नहीं लगता इन सब नामों का जिन्होंने मैं जिक्र किया, इन नामों को ना लिए जाने की यही वजह मुझे नज़र आती हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें अपना कमेंट्स के रूप में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप मेरे चैनल के सदस्य बनते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं, एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।